नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी और माँ गंगा के लिए समर्पित श्री गुड्डू बाबा जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपकी पूरी चैनल की पूरी टीम को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये आपका कार्य लगातार माँ गंगा के लिए समर्पित रहा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि गंगा बचाओ की प्रेरणा कहाँ से आपको आई? गंगा बचाओ अभियान से मिशन गंगा, यह प्रेरणा उस स्थल से मुझे मिली जहां मानव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। यह प्रेरणा मुझे पटना के श्मशान घाट बांस घाट से मिली। चूँकि हम लोग उस समय 1998 में श्मशान घाट में गए थे। वहाँ ये जानने की जिज्ञासा था कि तंत्र मंत्र होता क्या है, सब सारी चीज़ें की जिज्ञासा थी। तो वहीं को एक साधना में लोगों के साथ बैठे हुए थे रात में, और जब हम लोग 12 बज रहा होगा रात में, एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो गंगा वहाँ पर नहीं थी, दूर चली गई थी, और नाला जो पटना का बह रहा था उसी नाले में उसका स्नान कर लिया था। हमने जब उससे पूछा कि बाबा ऊपर में हैंडपाइप था, चापाकल था, क्यों नहीं वहाँ पर उसमें स्नान किए? तो उस व्यक्ति ने जो कहा उसने हमारे जीवन की धारा को बदल दिया। उसने यही कहा कि ये मेरी धर्मपत्नी है और इनकी इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर और बांस घाट पर ही कराया जाए, और मेरे पास पैसे नहीं थे। उस व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि हम भी 300 रुपये उसमें नाव लेते थे मेन धारा तक ले जाने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम इनको वहाँ तक ले जा पाए। उसकी बात सुनने के बाद मैं बिल्कुल विचलित हुआ। उस समय पटना के फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर थे, हुआ करते थे कैप्टन विजय बहादुर, जो पटना बोर्ड ऑफिस से ठीक सामने में उनका आवास है। आज भी लाल कोठी वहाँ पर है। इससे हम इस बात को शेयर किया। अभी एक डब्लू जी है, तो उस समय उनका पेप्सी का व्यवसाय था, अभी भी लोग पटना में है। हमने उनसे भी बात की तो लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा। हमने कहा कि हम पूरा जीवन देने को तैयार हैं, अंतिम सांस तक गंगा के लिए ही हम जिएंगे, और हम लोग गंगा बचाओ अभियान का स्थापना कर दी। और इसी क्रम में जब गंगा बचाओ अभियान का स्थापना हुई तो हम लोग नाव से गंगा किनारे किनारे लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। गंगा हमारी जीवन धारा है, गंगा को बचाना है, रूठी माँ को वापस ला दो। इसी क्रम में अब तो KM शर्मा के कृष्ण किशन नहीं है, वो हमारे बोट पर थे, नाव पर हमारे साथ कृष्ण कुमार जी थे। और जब हम लोग PMC से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई जोर जोर से। तो चूँकि हम लोग तंत्र साधना में उस समय थे, गंगा के तट पर रहते थे लोगों के बीच में, तो कुत्ते को भैरव बोला जाता है। तो मुझे ही अंदर से आभास हुआ कि यह भैरव कुछ हमसे कहना चाह रहा है। हमने कहा कि नाव को घुमा लो, हम वहाँ तक चलेंगे। तो लोग मना कर रहे थे कि बाबा मत जाइए, पोस्टमार्टम उसका है, उसका लाश वगैरह खा लिया होगा, कुत्ता पागल होगा, लेकिन हम नहीं रोक पाए। और जैसे ही हम नाव रोक करके, मेरे घर पर भी त्रिशूल है, त्रिशूल के सहारे जब उतरे, और वो बिल्कुल हम उसको भैरव को जो मानते हैं कि हमारे जीवन का हम जहाँ कहीं भी हैं, उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एकदम मनुष्य की तरह गाइड के तौर पर वो गंगा का, जब हम लोग जहाँ नाव रुकी थी उससे करीब 40 फीट ऊंचाई पर वो PMC के पोस्टमार्टम का दीवार था। वो आगे आगे गाइड की तरफ बढ़ता चला गया, पीछे पीछे हम उसके गए। तो एक तरफ वो जब मुड़ा तो दूसरी तरफ अपने बाईं ओर देखते हैं हम, तो करीब जहाँ बैठे हैं हम लोग, इससे रोड तक जो है लाशें ही पटी हुई, और किसी लाश का पेट फटा हुआ था, किसी के पैर में प्लास्टर था।
वह तस्वीर जो है उस समय इंडियन नेशन अखबार था पटना में और हिंदी में उसके यहाँ अर्जावत थी। यहाँ हिंदुस्तान के जगह पर प्रदीप और सर्चलाइट था। तो इंडियन नेशन के इनके जहाँ अभी भी हैं, उस समय अर्जावत थे और सिद्धार्थ राय पटना में अभी भी हैं। ये लोग हमारे साथ नाव पर थे। तो इंडियन नेशन के पहले पृष्ठ पर छपा वो लाशों की तस्वीर और इसको लेकर के ह्यूमन चेयर बनाया जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने 48 घंटे के उपवास पर बैठे जेपी गोलंबर पर। मांग हमारा यही था कि भाई गंगा को पोल्यूशन मुक्त करिए और यह लाशें जो है मानव की लाश है, किसी का भी है, इसका सही तरीके से सम्मानजनक तरीके से इसका निष्पादन होना चाहिए। सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो हमारा पहला जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में 21 जुलाई 2000 को जो फाइल हुआ वो सेव मिशन गंगा और लावारिस लाशों के सम्मान का था। 16 मार्च 2001 को पटना उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि लावारिस लाशें राज्य सरकार की जवाबदेही है, इसका निष्पादन सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक रीति रिवाज से करवाने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। यह आदेश जो था इस देश का पहला इस तरह का आदेश था और वह सिलसिला जो था हमारे लावारिस लाशों के लिए सम्मान का संघर्ष अभी भी जारी है। जब इस देश में आरटीआई आया तो हमने इस देश के सभी राज्यों के डीजीपी से सूचनाएं मांगी कि आपके यहाँ 11-12 का ये मामला है कि कितनी लाशें आपके यहाँ पाई गई हैं लावारिस, इनके सम्मानजनक संस्कार के लिए कितने पैसे सरकार का अलॉटमेंट है, परिजनों तक बात पहुंचाई जाए लावारिस लाशों की, इसके लिए कौन सा आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। जो जानकारियाँ आने लगी तो आश्चर्यजनक था कि किसी राज्य में 200 रुपये, कहीं 500 रुपये, कहीं 700 रुपये, रेलवे का 300 रुपया था तो 700 रुपये उसने किया और पूरे एक। और ये डाटा आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि 70,000 लाशों का डाटा हमने डीजीपी से मांगा था। हर स्टेट के डीजीपी ने अपने एसपी को भेजा, एसपी ने डीएसपी को भेजा, डीएसपी ने थानों को भेजा। तो हम यह बात कह सकते हैं कि हम वह खुशनसीब इंसान हैं कि हमारा गुड्डू बाबा का नाम इस देश के सभी थानों में दर्ज है आरटीआई के माध्यम से। और 70,000 का जो लाश का डाटा था वो मुझे लगता है 30 से 40% होगा। ये निःशुल्क आ गए थे मेरे पास। हम सुप्रीम कोर्ट में गए 2013 में और इसी जो पटना हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको लगाए वहाँ पर। पटना हाईकोर्ट में लाश के लिए चूँकि लगातार संघर्ष कर रहे थे तो 2011 में आप लोग देखते होंगे पटना जंक्शन के पास ठेले पर लाशें रखी जाती थी। हमने उसकी तस्वीर खींची और तस्वीर ही नहीं खींचा, हम उस लाश के साथ पीछे पीछे ठेला पर गए पीएमसी पोस्टमार्टम तक और उस लाश का सारा फोटोग्राफ लेकर के कोर्ट में पटना हाईकोर्ट में गए। तो पटना हाईकोर्ट के ही आदेश पर वो पटना जंक्शन पर मुर्दा घर बना, शीत घर बना। पहले अब बना था इसी तरफ था लेकिन अब शायद कटुहिया की तरफ चला गया है। लेकिन यह शीत घर जो है बना है पटना जंक्शन पर, यह पूरे भारतवर्ष में पहला पटना जंक्शन है जहाँ की यह मुर्दा घर बना। क्योंकि इसकी जानकारी हम इसलिए दावे के साथ कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये हम मामला लड़े तो 6 जनवरी 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गृह मंत्रालय ने कमेटी फॉर्म किया, भारत सरकार ने। उसकी 3 बैठकें हुई। लास्ट मीटिंग में मुझे बुलाया गया था, हमारी मैडम भी गए थे हम लोग। तो उसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और बिहार से एडीजी क्या है विनय कुमार थे, उसमें सीआईडी में ये रिप्रेजेंट किए थे। उस मीटिंग में इस देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रालय से जुड़े हुए लोग थे। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात को कहा कि जंक्शन पर मुर्दा घर कैसे होगा। हमने कहा कि आपको अपडेट नहीं है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब, पटना जंक्शन पर ये बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि शायद इस देश में पहला मुर्दा घर पटना जंक्शन पर बना, नहीं तो बहुत वहाँ लोगों को परेशानी होती थी, टिकट घर के बगल में था। और 1 मई 18 को केस सुप्रीम कोर्ट में लावारिस लाशों का जो अधिकार की जो बात क्लियर था वो 1 मई 18 को पटना सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोजल हुआ। भारत की सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है और वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, भारत सरकार की ओर से, कि एक कानून बनाने के लिए इसको कैबिनेट में भेजा गया लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन फॉर्चुनेट है कि सभ्यता संस्कृति की सरकार हमारी है, लेकिन इस देश में 70,000 लाश जो है, और हम बताएं कि उस समय गृह मंत्रालय की जो डीजी थी अर्चना रामचंद्रन जी, वो मीटिंग के दौरान हमसे कही कि गुड्डू बाबा, मैं समझ रही हूँ आपकी फीलिंग को, लोग समझ रहे हैं कि लावारिस लाशों का मामला है। नहीं, यह लावारिस लाशों का मामला तो है, यह जो उनके परिजन जिंदे हैं, जो दूसरी दुनिया चले गए, अदर वर्ल्ड चले गए, उनकी विधवा है, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वारिसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस देश में उन्होंने कहा भी कोर्ट में कि अरबों ऐसे लोग होंगे अभी तक आज़ादी के बाद जिनका पैसा बैंक में, LIC में, सब जगह डूब गया। क्योंकि जब तक डेथ डिक्लेयर नहीं होता है उनके पैसे नहीं मिलते हैं। तो यह लड़ाई ऊपर जो चले गए उनका ही नहीं था, है, यह लड़ाई जिंदे लोगों का भी है। तो अभी तक वो कानून बना नहीं है। हमने फिर RTI से 19, 20, 20, 21, 22 में डाटा मांगा है, और हम बता दें कि अभी हम पिछले पितरपक्ष में अक्टूबर महीने में हमारे पास चूँकि 1 लाख का डाटा है डेड बॉडी का पूरे देश का, तो हमारे मन में आया कि भाई सब लोग जो है अपने अपने पितरों का तर्पण करते हैं, हमारी सनातन धर्म स्वीकार करती है इसको। तो हम जाकर के गंगा के फल्गु नदी जो है गया में सीता कुंड के पास जाकर के 1 लाख लावारिस लाशों का पिंडदान हमने करवाया। हमारी दाढ़ी, यदि आप अक्टूबर के पहले आए होते तो शायद मैं दिखाता कि मेरी दाढ़ी यहाँ तक थी, बाल भी बहुत थे, जो दिख रहा हुआ किसी तस्वीर वगैरह में। तो हमने वहाँ पर लोग मना कर रहे थे, पंडित लोगों ने, जी लोग कहा कि भाई आप सामाजिक आदमी है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अभी नहीं, हमने जीवन में 2 तरह का काम नहीं किया है। जब मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। हमारी मुंडन हुई वहाँ, और दाढ़ी बात सब वहाँ हमने त्यागा लावारिस लाशों के सम्मान के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्योंकि इनके अधिकार की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। ये किसी राजनेताओं की बात होती तो फट से पार्लियामेंट से और विधानसभा से पारित हो जाता है। आपने राजनेताओं की बात की, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये आधारहीन नहीं लगता कि नेताओं को बिना काम के पैसे मिलते हैं? भारत सरकार के कर्मचारियों को पेंशन बंद है और नेताओं को पेंशन और मुझे सुविधा लगता है कि ये बात मैं 2019 में सबसे पहले उठाया हूँ, यूट्यूब वगैरह पर मेरा बहुत स्पीच है कि पेंशन जो होता है परिवार का होता है। 40 साल सेवा करने के बाद भी उसका पेंशन आपने बंद किया है, और राजनेता 1 दिन ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको आप पेंशन देते हैं। और इतना ही नहीं, जितनी बार चुनाव जीतते हैं पेंशन एक बार मिलना चाहिए तो उतनी बार मिल रहा है। लेकिन हम उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राजनेता दोषी नहीं है, दोषी आम लोग हैं। हम आज झंडोत्तोलन किए हैं, वहाँ हमने स्पीच दिया है कि आज हम लोग जहाँ खड़े हैं यही सत्य है, और यह सत्य बचा रहेगा तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा और जाति, पार्टी, धर्म सब बची रहेगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने यही लोगों को संदेश दिया। और ये बात, इसको छोड़ के जितनी चीज़ें हमने कहा है, इसको कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप अपने अपने भ्रम मत कर दीजिए। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विकसित देश बन जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब इसके सिवा किसी को याद नहीं रखिएगा। लेकिन दुर्भाग्य होता है जब चुनाव का समय आता है तो लोगों को अपनी जातियाँ याद आ जाती। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कर ही सकते हैं ना। क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप मान कर चलिए कि नियति तय करती है। जी, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो आपने कहा दूसरी आज़ादी की बात, और 1 दिन की नहीं थी। वो लक्ष्मीबाई से लेकर के 57 से लेकर चलते 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 उस तरह से निश्चित तौर पे इस देश में 47 की लड़ाई जो हुई थी, उससे बड़ी लड़ाई की बीजारोपण हो चुकी है।
क्योंकि देश के लोग बनवा मजदूर बन रहे हैं, यार धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा, आ भी रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि अब आम लोग जो हैं इस देश में बनवा मजदूर हो गए और ठेकेदार जो हैं वो सभी राजनेताओं के लोग हैं और आपका सब कुछ बिक रहा है, बिक चुका। बिक रहा है, बिक चुका है। और इस सब निश्चित तौर पे जब बहुत कुछ हो जाएगा तब लोगों को समझ में आएगा। ये गंगा और जितनी भी नदियां हैं, हिंदू धर्म के अनुसार सनातन धर्म में हम लोग उन्हें माता के रूप में पूजते हैं। हम लोग नदियों को, पेड़ों को, पौधों को, पृथ्वी को माँ भगवती के रूप में पूजते हैं। उन्हें गंदा करने का कार्य जो अंग्रेजों और मुसलमानों ने किया वो बाकायदा 47 के बाद भी जारी है। नहीं, हम इस पर डिफर करते हैं। हम डिफर इसलिए करते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि नदियों के प्रदूषण का जो फैक्टर है वो आम लोगों का सिर्फ 2% का मामला है। साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ, गंगा नदी के पॉल्यूशन का जो फैक्टर है वो 74% है आपका सीवरेज, नालों का पानी। जी जी, वही तो उसी में बैठे रहा था। 24% है इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा। सिर्फ 2% है आम लोग। आस्था की बात है इस देश में, और उसमें एक पॉलीथीन बैन हो रहा है, वो 1% पॉलीथीन है और 1% पूजन सामग्री है। पूजन सामग्री से अब नेचुरल हर्बल कलर बन रहा है बहुत जगह, ये शुरू हो गया। और आपको बताएं कि राजीव गांधी के समय में एक समय गंगा संप्लान आया था 1986 में, उस समय 900 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मनमोहन सिंह ने जब 2008 का सत्ता में हुआ है तो 15,000 करोड़ रुपये उन्होंने विश्व बैंक से कर्ज लिया। हमने विरोध किया और राष्ट्रीय नदी की बनाई गई थी गंगा। हमने कहा कि गंगा अपने पर्चे के मुताज नहीं है, गंगा विश्व की 9 नदियों में शुरू से शुमार होती है। टेम्स नदी जो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी थी, गंगा का जल ले जाकर उसमें डालकर लोग यह अनुभव करते थे कि टेम्स पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। आज टेम्स दुनिया की सबसे पवित्र नदी है, शुद्ध नदी है, पॉल्यूशन मुक्त है, और हमारे गंगा की हालत इस तरह से। तो सिर्फ हमने जब बहुत बार कहा है कि दुर्भाग्य है कि इस देश में लोग गंगा को माँ करते हैं और उस माँ को बचाने के लिए विश्व बैंक से अब कर्ज लेते हैं, यह दुर्भाग्य है। और उस कर्ज को भी यहाँ की व्यवस्था है उसे मुनाफा समझती है। और आप देख रहे हैं घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन नाले का पानी पहले रोक लिया जाए, यह नहीं हुआ। आपको गर्व कर सकते हैं बिहार के होने के नाते कि पूर्वोत्तर भारत का पहला विद्युत सौदागरी मशीन जानवरों को जलाने के लिए आपके गुड्डू बाबा के संघर्ष, हमने 10 में PI फाइल किया था। पूरे हर जिले से हमने सूचना मांगी थी कि भाई जानवरों को जलाने के लिए, निष्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया है, कितने ज़मीन है, क्या है, कितने पैसे हैं, कहीं कुछ नहीं था। और नदियों में फेंकी जाती थी, जानवर सड़क के किनारे फेंके जाते थे, उसको लेकर के संघर्ष करना पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने 29/4/2010 को, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बने दीपक मिश्रा यहाँ पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने गंगा में लावारिस जानवरों के शव को फेंकने पर स्पष्ट आदेश दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ना पड़ा। 2017 में जाकर के पटना में रामचंद्र दरिया में एक विद्युत सौदागरी मशीन बैठाई गई है जानवरों को जलाने। हम लोग जितना व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं जरूर करते हैं। आपका योगदान नदियों के प्रति और पर्यावरण के प्रति काफी रहा है। पर्यावरण की बात आ गई, वृक्षारोपण की बात आप कर रहे हैं, तो लोगों का काफ़ी नाम आता है कि इन्होंने 500 पेड़ लगा दिए, इन्होंने इतना कर दिया, उतना कर दिया। लेकिन लोगों को नहीं पता है कि बिहार में गुड्डू बाबा ने भगुआ कैमूर जो है उसके 352 एकड़ जंगल को जो कब्जा हो चुका था, उस जंगल को पटना हाईकोर्ट में लड़ करके सब उसको हमने खाली करवाया।
अभी हमारा संघर्ष वाल्मीकि नगर की ज़मीन जो कब्जा हुई उस पर चल रहा है। बिहार शरीफ में करीब 2 एकड़ ज़मीन खाली करवाए हैं। तो अब 10 पेड़ लगा रहे हैं और हम जंगल का ज़मीन बचा रहे हैं, लेकिन हमने कोई पब्लिसिटी के लिए काम नहीं किया। आप जो करते हैं ये सुकून मिलता है कि चलिए कुछ आप कर रहे हैं, अपने आप में संतुष्टि मिलती है। बाकी देने वाले तो और करवाने वाले तो कोई और। हम लोग कुछ नहीं है, हम तो मानते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र इसलिए अपने को मानते हैं कि हमारे पास वकालत की डिग्री नहीं है। पहला मुकदमा हमने PMC एक गंगा को बचाने के लिए किया था 21 जुलाई 2000 को, और आज के डेट में हमारे द्वारा 86 जनहित याचिका दायर हो चुकी है और बिना वकालत की डिग्री का। तो हम तो इसको मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझसे करवाया जा रहा है। गंगा अपना काम करवा रही है। सभी नदियों को तो केवल लोग, सरकारें जो है वो व्यवसाय का केंद्र समझ रखी है। नहीं, हम सरकार की शिकायत अब नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कोई फायदा भी नहीं है। अभी राजकीय नलकूप का मामला था। इस राज्य में सिंचाई के लिए 10,242 नलकूप थे। हमने 2015 में उसको RTI से बाहर लाया। 6636 राजकीय नलकूप सिंचाई वाला बंद पड़ा था बिहार में। 2015 से हाई कोर्ट लगातार सरकार को कह रही थी चालू कराइए चालू कराइए। इनके सारे पदाधिकारी कोर्ट में जा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली कोर्ट में एफिडेविट पर आया, सरकार ने कहा कि सिर्फ 167 ट्यूबवेल्स हम चला पाए हैं 7 साल, और लगभग 200 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है। तो हम जस्टिस के सामने जब बात आई तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट मॉनिटर करेगा। हमने कहा कि इसकी ज़रूरत अब क्या है? कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई, सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी, तो हमको इसमें क्या करना है? लेकिन कोर्ट ने समझदारी से काम लिया। चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको लेकर के, कोर्ट ने कहा कि हम चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांग लेते हैं, और चीफ सेक्रेटरी का जब जवाब कोर्ट में आया है तो 9 पेज का ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस ने पास किया। और ठीक है, उन्होंने 9 महीने का समय दिया है बिहार के मुख्य सचिव को कि आपकी जवाबदेही है कि राजकीय नलकूप सब चालू स्थिति में आ जाए। हर महीने आप जिलाधिकारी जितने 38 जिले के उनसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, बात करिए। मुखिया को दिया गया है, क्योंकि माइनर इरिगेशन में पहले था, और पंचायती राज को दिया गया है, तो मुखिया जी को जिम्मा मिला है, तो उसमें उन्होंने ऑर्डर लिखवाया है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ धारा है 15(4) करके, यदि मुखिया काम नहीं करेंगे, ट्यूबवेल्स नहीं चलवाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजकीय नलकूप चलेगा। अभी इस साल जो सुखाड़ की स्थिति आ रही है, यदि हमारे राजकीय नलकूप चल रहे होते ट्यूबवेल्स, तो कम से कम जो सुखाड़ की स्थिति है इससे कुछ तो निजात मिला होता। तो कुछ सारी चीज़ें हैं, हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये आज 75वां स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव का दिवस है। कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? नहीं, हम तो आज दर्शक को नहीं, सरकार को संदेश दे रहे हैं कि भारत की सरकार सभ्यता और संस्कृति की सरकार है। वो पूरे देश में ये पता करे कि कितनी गौशालाएं हैं। हम संदेश करें कि हमारे राज्य में 87 गौशाला है, लगभग 5000 एकड़ ज़मीन है, और मैक्सिमम पे कब्जा है 26 गौशाला को छोड़कर। 2010 से संघर्ष कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लड़ रहा है। तो आप सभ्यता संस्कृति की बात करते हो, गौवंश की बात करते हो, गौ हत्या बंद करो की बात करते हो, तो गौशालाओं को सुरक्षित कर दो, उसको अतिक्रमण मुक्त कर दो। ये हमारी गौ माता बच जाएगी, जो आप माता कहते हो। हमारी एक भिड़ंत हो गई थी तेलियाबाग में, बनारस में, महासम्मेलन था हिंदू महासभा का, वो इसी पर गौ रक्षा पे बात हो रही थी। हमने कहा कि आप लोग सिखाते हो कि माँ के दूध का विकल्प ये है, गाय है। तो हमने वहाँ कहा कि भाई सिखाते तो हो, लेकिन जन्म देने वाली माँ को कभी घर से बाहर नहीं फेंकते, लेकिन यह जो दूध देती है, जो विकल्प बताते हो, इसे स्वयं सड़कों पर डालते हो, और वो अपने नियति की ओर चली जाती है।
हमने कहा था कि कैसे इसकी रक्षा होगी, मैं जाकर पाटलिपुत्र में बताऊंगा। और 2009 से मैं गौशालाओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के, आप कम से कम पूरे देश की गौशालाओं की समीक्षा करवाइए। बिहार का जो डाटा है, कोर्ट में चल रहा है मामला, आप वास्तव में भी सनातन धर्म की बात करते हैं तो गौशालाओं को आप समृद्ध कर दीजिए। धर्म के अनुसार गौ माता है तो इनका सुरक्षा हो जाएगा। और गंगा के लिए तो पहल हो ही रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं। और 53,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है, भारत की सरकार। तो कम से कम 53% काम जो है वह गंगा पर जरूर हो जाना चाहिए। सरकारी कार्यों पे मुझे याद आता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट कि मैं 100 रुपये देता हूँ तो 1 रुपये पहुँचते हैं। ठीक है, नहीं देखिए, काम कुछ होगा तो स्वाभाविक है कि कुछ, लेकिन कम से कम काम होना चाहिए, दिखना चाहिए। मतलब मछली पानी में रहेगी तो पानी तो पिएगी। हमारे चैनल में आज आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा लैब भी देख लीजिए, बाबा का एक लैब छोटा सा है, उसका फोटो कर लीजिए। आप जी अवश्य उसका कर लेते हैं। और उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ फिर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये फाइलों का अंबार है। लोगों के कल्याण करने के लिए इतने फाइल, ये आपके संघर्ष की जीवित गाथा है। बस उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर है।